हेलो गाइस, माय नेम इज कृष्णा द्विवेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल नॉलेज सेंटर। आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज सेंटर में स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है और बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी की तरफ से मिला है। सो हमारी कोशिश रहेगी कि और हम इसके पार्ट्स लेके आएँ और बहुत अच्छे तरीके से समझाएं, ताकि कोई लाइन बाय लाइन एक भी कोई एनसीईआरटी की लाइन है उसमें आपको डाउट ना रहे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेता हूँ कि जो पिछला वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था या फिर पार्ट वन पढ़ा था, उसमें एग्जैक्टली हमने पढ़ा क्या था। बात करें तो पहले हम लोगों ने मोनार्चियल जो गवर्नमेंट थी, यानी लुई सिक्सटीन की जो गवर्नमेंट थी उसके बारे में डिस्कस किया था। लुई सिक्सटीन थ्रोन पे आए कैसे, उन्होंने मैरी एंटियोनिटी से साइन किया था, शादी की थी। एंड सेकेंडली जो जितने भी स्टेट्स होते हैं, यानी कि जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो तीन स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, जो कि नोबिलिटी, क्लर्जी एंड पीजेंट्स, आर्टिजन्स साइमल्टेनियसली जो है रिस्पेक्टिवली जो था इसके अकॉर्डिंगली अरेंज था। नोबिलिटी, क्लर्जी को बाय बर्थ कुछ कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, एक कुछ क्या बहुत ज़्यादा मिले हुए थे। तो उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि लुई सिक्सटीन ने भी प्रपोज किया कि हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, क्यों टैक्सेस बढ़ाएंगे, ये सब भी डिस्कस किया है मैंने, क्या क्या रीजंस रहेंगे। आप उसको वीडियो को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और एनीथिंग यू फेस डाउट, कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। सो सर्टेनली इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाला है जो रिवॉल्यूशन होता है, आखिर उसका आउटब्रेक यानी कि वो स्टार्टिंग होती कैसे है। आखिर जो चिंगारी लगनी है तो लग गई, बेस्टिल टावर का इंट्रो हमने देख लिया था। अब इसमें हम उसको रिलेट करेंगे कि आखिर बेस्टिल टावर का इंसिडेंस इससे कैसे रिलेटेड है। ठीक, तो रिवॉल्यूशन के आउटब्रेक को देखेंगे, और अगर थोड़ी बहुत भी आपको मेरी तरफ से फॉल्ट लगती है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो इसको कंटिन्यू करते हैं। और अभी तक आपने, अगर आप इस चैनल पर नए नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अपने जो क्लास नाइन्थ के जो फ्रेंड्स हैं, जो भी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है, उनको लग रहा है कि बहुत टफ हो रहा है हिस्ट्री, तो उनसे जरूर शेयर करिएगा और उनसे इनको बेटर तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, एक और चीज़, आप एनसीईआरटी की बुक और एक कॉपी निकाल के रख लीजिए। मैं जब रीड करूंगा तो आप एनसीईआरटी की बुक से जरूर मैच कराते रहिएगा। और कॉपी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उनको जरूर राइट डाउन करिएगा, आपको इट विल बी हाईली हेल्पफुल टू यू। ठीक है, बहुत मदद करने वाला है। सो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने बता दिया कि जो रिवॉल्यूशन था उसका जो बिगिनिंग थी, यानी जो टूटना, जो ब्रेक होने वाला है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अब लुई सिक्सटीन जो था उसको टैक्सेस बढ़ाने बढ़ाने पड़े, वो तो आपको पता है कि क्या रीजन थे वो तब टैक्सेस बढ़ाने के। और आगे जिनको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, तो हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम का मतलब होता है पुराना समय, जो मोनार्च का था, जो प्रॉस्पेरस मोनार्च का उसमें था, डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। पहले के समय में ऐसा नहीं था, लुई सिक्सटीन के पहले के समय में था, ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है टैक्सेस लगा सकते थे। ठीक है, अभी मेरा राइटर काम नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, बाकी आप जो मैं रीड कर रहा हूँ उसका आइडिया हल्का सा लगा लेना, बाकी आपको क्लियर एक एक लाइन क्लियर आएगी। ठीक है, तो अब क्या किया लुई सिक्सटीन ने, भैया ये सोचा कि ऐसा है, देखो कि ऑलरेडी टैक्सेस तूने पहले बढ़ा दिया, फिर उसको नहीं लगा कि नहीं अभी भी मेरे को पैसे की और जरूरत है। जो इमेंस पैलेस है, वर्सैलेस है, उसकी मेंटेन करनी है, सोल्जर्स को पैसा देना है, इतना लोन चढ़ा हुआ है 30 कॉलोनीज को। तो उसने क्या भैया मीटिंग बुलाई, किसको मीटिंग बुलाई, और उसने मीटिंग में किसको बुलाया, स्टेट्स जनरल को। स्टेट्स जनरल कौन था, इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जो तीन स्टेट्स थे, यानी कि मान लीजिए तीन स्टेट्स है तो ये अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, ये अपना रिप्रेजेंटेटिव, ये अपने तीन स्टेट से मतलब होता है नोबिलिटी, क्लर्जी एंड पीजेंट एंड आर्टिजन्स, ये अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे। और ये तीनों जो है जनरल स्टेट्स को जो है बताते थे कि भैया हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम है। तो इन्होंने लुई सिक्सटीन ने कहा ऐसा है, आप सभी को मीटिंग बुलवाइए, हम जो है मीटिंग करके हम टैक्स बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, वो कहते हैं गरीबी में आटा गीला, मतलब पहले तो ये लोग ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे थे, और टैक्सेस सबसे ज्यादा कौन पे करता है, वो थर्ड स्टेट्स के लोग करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप जब पहले ही टैक्स बढ़ा के रखे हो, दोबारा आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि हम मीटिंग बुला के फिर बढ़ाएंगे, तो भाई चिंगारी तो भड़केगी ही। अब उसी को देखते हैं इन लोगों ने चिंगारी भड़काई कैसी और कैसे फाड़ कर रख दिया सभी। ये आपको ये कैसे इनकी घर और जला के रख दिया अभी बताता हूँ मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ अब क्या हुआ, however the monarch alone could did not decide to call a meeting of the body. The last time it was done was in 1614, यानी कि 1614 में आखिरी बार ये जरूरत पड़ी थी, जो है 1614 में। वन सेकेंड, तो जो आखिरी बार हुआ था वो हुआ था 1614 में। यानी आप समझ सकते हो कि जो पिछली बार मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 में हुई थी। इसका मतलब ये है कि उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम मीटिंग बुलाएं और टैक्सेस को प्रपोज करें। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसी नौबत आ गई थी कि भैया अब तो बढ़ाना ही पड़ेगा। नाउ 5 मई 1789 को लुई सिक्सटीन कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अब क्या हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 मई 1789 को लुई सिक्सटीन ने कहा, सबको बुलाया
असेंबली ऑफ द स्टेट्स जनरल का मतलब होता है कि जितनी भी स्टेट जनरल आपको ऑलरेडी बता दिए कौन था, इन सबकी असेंबली बुलाई और डिस्कस किया कि अब जो है हम लोग नए टैक्सेस लेके आने वाले हैं। अभी तक आपको सारा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि अभी सीन क्या चल रहा है, कैसे कैसे सारी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टेप चल रही है, ठीक है। और स्प्लेंडेड हॉल इन वर्सुलेस वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स, मतलब ये कि मान लीजिए अपने ढेर सारे मेहमान हैं तो उनको इकट्ठा करने के लिए भाई जगह भी तो चाहिए। तो स्प्लेंडेड हॉल का मतलब होता है प्रॉस्पेरस, बहुत ही ज्यादा इतना अच्छा हॉल था वर्सुलेस में, जिसको मतलब मेंटेन करने के लिए भी इनको अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता था, कि जो इसका खर्चा है वो चलने के लिए भी इनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। तो वहां पे क्या हुआ, इनको डेलीगेट्स को बुलाए गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है कि यहाँ भी थर्ड स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। क्या हुआ, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उसमें से जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के, और उनको जो है इस तरफ लेफ्ट और राइट साइड रो में बैठने को दी गई थी, मतलब उनको बैठने को दिया गया था, ठीक है। बट जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनमें से 600 मेंबर्स थे और उनको जो है पीछे पीछे खड़ा होना पड़ा। मतलब ये आपका ऐसे लेफ्ट राइट में पड़े हुए हैं और इधर मीटिंग हो रही है, ये लोग पीछे कहीं इधर पीछे जो है यहाँ बैठ खड़े होकर देख रहे हैं अराउंड 600%, ठीक है। तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो ऑब्वियस बात है अंदर ही अंदर वो जो फीलिंग होती है वो जरूर राइज करेगी। नाउ पीजेंस आर्टिजन्स, अब लोगों ने यहाँ क्या किया था, पीजेंस थे, आर्टिजन्स थे, वुमेन्स थे, जो थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे उन लोगों ने अराउंड 40,000 लेटर्स लिखा था रिगार्डिंग द कंप्लेन कि हमें जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरी की जाए। आप टैक्स तो बढ़ा रहे हो लेकिन हमारी कुछ डिमांड्स है उसको फुलफिल करोगे तभी हम जो है इसको प्रपोज करेंगे। तो क्या हुआ, 40,000 लोगों ने जो है थर्ड स्टेट के लोगों ने लेटर्स दिए थे। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle। नहीं देखिए, वोटिंग का सिंपल से बात करें तो ये अपना फर्स्ट स्टेट है, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इन सभी का जो है अपना एक सिंगल वोट होता था, मतलब कि एक सिंगल वोट है, वन स्टेट कैन गिव ओनली वन सिंगल वोट, यानी थर्ड स्टेट है। बट अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन जो है वो थर्ड स्टेट की ज्यादा है, मतलब कि थर्ड स्टेट से ज्यादा है तो उनका ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स होने चाहिए, बट नहीं। चाहे अगर मान मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 बंदों का ग्रुप है, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो 10 का सबसे कम होना चाहिए वोट काउंट, 50 का थोड़ा ज्यादा और 100 का तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, जो थर्ड स्टेट है उसको केवल सिंगल वोट ही दिया गया था, ठीक है। तो ऑलरेडी ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था थर्ड स्टेट पीपल के लोगों के लिए। तो इस बार क्या हुआ, फिर लुईस सिस्टीन डिटरमाइंड थे कि हम जो पुराना प्रैक्टिस है वन स्टेट वन वोट का ही प्रिंसिपल से ही चलेंगे। बट इस बार क्या हुआ, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट थे, उन्होंने डिमांड किया कि जो वोटिंग नाउ टू बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, पूरी असेंबली एक होल होगी और एक एक आदमी एक वोट देगा। और ये किसके प्रिंसिपल बता, ये प्रिंसिपल था एक ग्रेट फिलोसोफर, इसका नाम था जीन जैक रूसो, जिनको जिन्होंने अपनी अपनी बुक जो थी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में डिस्कस किया है, वो उनके बारे में था। तो उन्होंने जो है उन्हीं से प्रभावित होकर के, पता है आपको बताया था कि जो बुक्स वो लोग पढ़ते थे अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में पढ़ते थे, हम लोग अपने जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, जिन जो लोग पढ़ नहीं सकते तो उनको बुक से पढ़ करके बोलते थे, आइडियाज लेके आते थे, ताकि जो ये रिवॉल्यूशन के आइडिया वो स्प्रेड हो सके। उस तरीके से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोग जाने हुए थे कि हाँ ये कुछ डेमोक्रेसी नाम की भी चीज है, वन पर्सन वन वोट होता है, वुमेन्स को भी राइट टू वोट का अधिकार होता है। अभी तक फिलहाल बताऊं तो वुमेन को कोई रोल था ही नहीं, मेंस ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, वुमेन तो बहुत दूर की बात है, उनको भी देखेंगे। When the king rejected the proposal, members of the third state walked out in the assembly। मतलब किंग ने सीधे सीधे मुंह पे मना कर दिया, भैया हम नहीं मानेंगे, तो वो जो करना है कर लो। थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने वॉकआउट कर दिया, यानी कि पूरा स्प्लेंडेड हॉल था उसको छोड़ दिया और चले गए ऐसे ही एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, कि हम जो है अब जो है एक प्रोटेस्ट का साइन दिखाते हुए वॉक करते हुए चले गए बिना कुछ पार्टिसिपेट किए कि ना हो। अब यहाँ पे जो है इन लोगों ने दर्शा दिया कि अब जो है कुछ गड़बड़ होने वाला है इनके साथ। The representatives of the third state viewed themselves as spokesperson for the whole। अब यहाँ पे जो है एक नई पॉलिटिकल बॉडी की जो है स्टार्टिंग होने वाली है, इसका नाम होगा नेशनल असेंबली। तो बहुत केयरफुल रहना होगा और आपको ध्यान देना होगा कि जो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहली बार निकल के आई थी और जिसने हिला कर रख दिया था। तो ये जिस नोन एज नेशनल असेंबली, और इसकी स्थापना किसने की थी, इसमें कौन कौन मेंबर्स थे वो सबको बताता हूँ पहले। बट एक चीज समझ लीजिए कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो लोग अपने आप को देखते थे कि दे आर नॉट अ स्पोक पर्सन फॉर द थर्ड स्टेट, दे आर द स्पोक पर्सन फॉर द होल फ्रांस, यानी पूरे फ्रांस को वो लोग लेके चलते थे एज अ नेशन एज अ होल, यानी कि पूरे देश के बारे में, जो उनका देश है उनके लिए बोल रहे हैं वो। अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, उन लोग क्या अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, नहीं वो पूरे देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो जो फ्रेंड्स जो पीपल थे थर्ड स्टेट के, उनका ये मानना था कि ये लड़ाई हमारी अकेले खुद की नहीं है, एज अ नेशन एज अ होल की है, ठीक है।
Now on 20 जून they assembled in the hall of the indoor tennis court। अभी मैं पिक्चर दिखाने वाला हूँ जिसमें जो है टेनिस कोर्ट में ये लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे ग्राउंड ऑफ वर्सेलिस में वहाँ इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, जो वो मेन इनके लीडर्स होते हैं, वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को खुद डिक्लेयर कर दिया। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, कौन कर रहा है, थर्ड स्टेट के लोग कर रहे हैं। और उन लोगों ने शपथ लिया कि वो दे विल नॉट डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। जब तक हम लोग फ्रांस का संविधान नहीं स्थापित कर लेंगे, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इन लोगों ने शपथ ले लिया और खुद ही अपने आप से डिक्लेयर कर दिया कि दे आर नाउ अ नेशनल असेंबली। और इनको लीड करने वाले कौन थे, ये थे मिराबियो एंड अबेसियस। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए, जानने वाली बात ये है कि थर्ड स्टेट में जनरली पीजेंट्स, आर्टिजन्स और फार्मर्स होते थे। तो जो मिराबियो थे, वो एक नोबल फैमिली में बिलोंग किए थे, यानी कि इनको बर्थ बाय बर्थ प्रिविलेजेस कुछ मिली हुई थी। बट फिर भी लोगों को एक जो होता है ना, अपना जो है सुधार, समाज को सुधार करने की चीज चाह होती है, वो उसके लिए इन्होंने आगे बढ़े और जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, यानी कि जन्मजात जो चीजें मिली हुई थी अधिकार, उनको खत्म करने पे इन्होंने फोकस किया। ही ब्रॉट आउट अ जनरल, जनरल यानी कि जितने भी लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं, मीडिया हो गई, मास मीडिया हो गई, उनको बुलाया गया और उनके सामने बहुत ढेर सारी पावरफुल स्पीचेस दी, इतने भाषण दिए, भड़काऊ भाषण दिए कि जो लोग थे वहाँ, क्राउड्स थे, वो लोग मतलब 40,000 60,000 लोग एक साथ ताली बजाते गड़गड़ाहट से बैठ जाती थी। और लोग इमेंसली, हाईली इमेंसली अंदर से मोटिवेट हो गए। यस, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द फ्रांस, और उनको फ्रांस को आजाद कराना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो ये जो था, ये मोटिवेशन इनको मिला। और इसको मैं अभी आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारा टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे जो है मिराबियो एनबीसीएस है और अराउंड 40,000 पीपल यहाँ पे ऐसे घेरे लगा करके बोल रहे हैं, शपथ ले रहे हैं सब लोग एक साथ। ठीक है, तो ये मिराबियो की होगी। अब एबीसीएस की बात करते हैं। इट वाज ओरिजिनली अ प्रीस्ट, ये भी प्रीस्ट थे, ये भी एक थर्ड स्टेट के बंदे नहीं थे। उन्होंने रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। उस टाइम में पैम्फलेट चलता था, बुक्स वगैरह बहुत कम पैम्फलेट होती थी। पैम्फलेट आपको पता होगा कि जो आई थिंक वुड के ब्लॉक्स होते हैं, उस पे लिखे जाते हैं। तो उन्होंने थर्ड स्टेट के ऊपर बनाया था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट के ऊपर उन्होंने लिखा था, जो कि हाईली इन्फ्लुएंसिंग था लोगों के बीच में। तो ये दोनों लीड कर रहे थे नेशनल असेंबली को। ठीक है, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, नेशनल असेंबली बिजी हो गई, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उनकी प्रिपरेशन इन लोगों ने शुरू कर दी वर्साइलेस में। ठीक है, तो जो पेरिस जो था, पेरिस वहां पे जो ये देखिए, यहाँ से बेस्टिल टावर का जो इंसिडेंस है वो शुरू हो गया है। बेस्टिल का कनेक्शन यहाँ से है, उसको मैं जरा अभी आपको समझाता हूँ। नाउ अब जो बेस्टिल का इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं कैसे होता है। तो ये र्यूमर फैल गया कि जो विंटर में था, क्या हुआ कि ऑलरेडी अ सीवियर विंटर हैड मेड अ बैड हार्वेस्ट। पहली बात तो ये जो है, प्राइसेस जो थी ब्रेड की बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी। क्यों इंक्रीज की थी, अभी बेस्ट का कनेक्शन बताऊंगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। जो है बैड हार्वेस्ट हो गया था, बहुत मतलब पूरा खत्म हो गया था गर्मी का। तो प्राइस, ऑब्वियस बात है, इकोनॉमिक्स का रूल है कि अगर आपके पास सप्लाई कम है तो प्राइस इंक्रीज होगा ही। तो प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। वो लोग क्या करते थे, जो बेकर्स थे यानी जो शॉपमैन थे, वो लोग क्या करते थे, जितने भी उनके ब्रेड थी उनको चोरी करके देते थे या फिर अपने यहाँ आकर के सप्लाई कर लेते, ब्लैक मार्केटिंग करते थे, तो सप्लाई और कम हो जाती थी और उसके बाद उसको हाई रेट से बेचते थे। ठीक है, तो जो जनरली जो होता था, जो औरत होती थी वो सारा घर का काम करती, तो मेन जो होता है इनकम जनरेट करने में लगते थे। तो दे लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और जो घर का खाना खर्चा है वो सब वो देखती थी। तो क्या करती थी, जो वुमेन होती थी, वो घंटों तक लाइन में खड़ी रहती बेकरी की, और उनको तब भी उसके बाद भी नहीं मिलता। तो उन लोगों ने क्या हुआ, वो गुस्से में आकर के जितनी भी वुमेन्स थी, वो स्टॉर्म हो गई, शॉप्स पे कूद गई, शॉप्स पे जो है उनको डिस्ट्रॉय करने लगी। और एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे देखिए, अब यहाँ बेस्टिल का कंफ्यूजन कैसे होता है। एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब इसी टाइम पे राजा ने आदेश दिया कि जितने भी सैनिक हैं वो पेरिस में जाएंगे। एंड 14 जुलाई द एजिटेटेड कोर्ट स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल। अब जो है यहाँ पे इसी टाइम पे उसने ऑर्डर दिया था लुसिफर ने कि कुछ रीजन के साथ कि ट्रूप्स जाएंगी पेरिस। तो लोग ये डर गए, वहाँ र्यूमर फैल गई। स्टार्टिंग में बताया था वेस्टर्न में कि र्यूमर स्प्रेड दैट लुईस सिक्सटीन हैज सेंट हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये था ना कि ओपन फायर कराएंगे जितने भी लोग हैं। तो लोग ऑलरेडी डरे हुए थे, तो उनके पास जो भी था, चैटविक्स, हॉक्स, यानी जो भी होती नहीं घास काटने वाली जो करते हैं, कुछ इस टाइप का हथियार होता है, ऐसा ऐसा से काटते हैं। जो भी इनके पास सामान मिला अपने हाउस होल्ड का, इन लोगों ने उसको लिया और उसको हमला किया और बेस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जितने भी वहाँ प्रिजनर्स थे, अराउंड हालांकि 6 ही थे, उन सभी को रिलीज कर दिया गया। ठीक है, तो ये बेस्टिल का कनेक्शन था। नाउ अब कंट्री साइड क्या हुआ, कंट्री साइड रूमर्स फैल गया। अब देखिए, रिवॉल्यूशन शुरू हो गया है, आउटब्रेक जो होना था वो हो गया। रूमर्स ये फैल गए कि जो विलेज टू विलेज दैट
लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर हैड हायर बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, यानी जो मेनोर, यानी मेनोर का मतलब ये होता है कि जो बड़े-बड़े और जिसे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, वो इनको लॉर्ड्स ऑफ मेनोर कहा जाता है। वो लोगों को हायर करते हैं, पीजेंट्स फार्मर्स को, आप हमारे यहाँ वर्क करो और टैक्स पे, हम उसके बदले में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये रूमर फैल गया कि जो है ना मैनर्स थे, उन्होंने बैंड ऑफ ब्रिगेड्स जो है ऑर्गेनाइज़ कर लिया। बैंड ऑफ ब्रिगेड्स का मतलब होता है जैसे कि कुछ आर्म्ड ऑफिशियल्स होते हैं जिनको हायर कर रखा है उन लोगों ने, और वो लोग अपने रास्ते पे हैं, जो आपका पका हुआ जो खड़ी फसल है, राइप क्रॉप्स, उनको डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों में गुस्सा भरेगा, उनको डर लगने लगा। तो उन्होंने क्या किया, कॉट इन द फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड हॉक्स एंड पिचफॉर्क्स। हॉक्स एंड पिचफॉर्क का मतलब होता है, जो दो चीजें बताया आपको, ये वाली पहली चीज तो ये इसको, और एक होता है हॉयस, यानी जो खुरपी वगैरह होता है वो, ये जो भी इनके पास फार्मिंग का मटेरियल होता है इन्होंने लिया और अटैक चैटविक्स। चैटविक्स क्या होता है, कास्टल और स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू किंग ऑफ नोबलमैन। ठीक है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ इट इज अ सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग व्हिच सिंबलाइजेस द रॉयल पावर। उसको भी अटैक्स पे अटैक कर दिया इन लोगों ने। क्या किया, देखिए इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि व्हाट डिड द पीपल व्हाट द पीजेंट्स डू इन द कंट्री साइड। ठीक है, तो कंट्री साइड पे क्या क्या चीजें हुई ये सब आपको बतानी पड़ जाएंगी। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, जितने भी उनके अनाज थे चोरी कर लिए गए। बर्न कर दिए गए वो सारे डॉक्यूमेंट जिसमें मिनरल ड्यूज, यानी जितना भी बकाया राशि था उन सभी को लोगों ने जला दिया। और लार्ज नंबर ऑफ नॉबल्स, इतने नॉबल्स भी डर गए अपनी जान बचाने के लिए, तो अपने घर छोड़ दिए और कई तो अपना देश ही छोड़ दिए, दूसरे कंट्री में चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इंसिडेंस था। पहले तो वुमेन्स ने बेस्टिल को डिस्ट्रॉय किया, सेकंड या जो फार्मर्स थे इन्होंने कंट्री साइड पे वो किया, आउटब्रेक किया। तो रिवॉल्यूशन, यहाँ दो रिवॉल्यूशन हुए। अब दो रिवॉल्यूशन है तो लुईस स्टेन तो बैठा तो रहेगा नहीं। तो लुईस स्टेन ने क्या असर पड़ा उसको देखते हैं। फेस्ड विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब लुईस स्टेन को रियलाइज हो गया कि अब जो है रिवॉल्ट होने लगा है, तो लुईस स्टेन फाइनली accorded recognition in the नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में उन्होंने बात रखी, और जो प्रिंसिपल जो था पावर्स will be now checked by a constitution। अब जो किंग की पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे चेक की है, यानी वो एग्री करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की स्थापना करी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब होता है कि मोनार्च विल स्टिल बी द हेड, बट इट विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करेंगे। ठीक है, इट विल बी बाइंडेड, ना उनके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं रह जाएंगी, कुछ लिमिटेड पावर्स रहेंगी, but still he will be in return treated as the head of the state. Now, on the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। feudal system हटा दिया गया, and by birth जो privileges थी वो सारी खत्म कर दी गई। Members of the clergy too were forced to give up their privileges। obvious बात, इनको भी हटना पड़ेगा। Theses were, it is a sort of tax। theses क्या था, एक टैक्स होता है जो कि लैंड पे लगता है। Church were confiscated as a result, the government required assets with at least 2 billion livers। इसके कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिवर्स का एसेट आ गया, यानी कि इतना प्रॉफिट आ गया उनके पास जब इतना इन लोगों ने इतनी ढेर सारी चीजें की। ठीक है, अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची फ्रांस तो बन गया। उसका वर्किंग प्रोसीजर कैसा था इसको भी जरा देख लेते हैं। मैं इस ग्राफ को भी बताने वाला हूँ, ये जो डायग्राम बना है इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1789 1791, याद रखिएगा 1791 में जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना हो गई। मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मेन ऑब्जेक्ट था, व्हाट वाज द क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो उसका क्या था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च, यानी कि जो राजा है उनकी पावर्स को सीमित करना था। दिस पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, यानी कहते नहीं कि मुट्ठी भर, मतलब जो पावर थी पहले मुट्ठी भर लोगों में थी, नाउ अब जो पावर है वो बट गई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है टू द वेरियस पीपल, मतलब बराबरी का अधिकार मिले कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। नाउ these powers instead of being हो गया, और द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अब लोगों ने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बना दिए, लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सबका रोल था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी पूरी की पूरी अलग कर दी गई। अभी इसको बताता हूं मैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1799 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉस इन द नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली, जो कि नेशनल असेंबली जो बनेगी वो डायरेक्टली इलेक्ट की जाएगी पीपल बाय द पीपल ऑफ एक्टिव सिटीजन। ये एक्टिव सिटीजन क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ सिटीजन क्या होता है। दैट इज सिटीजन्स वोटेड, सिटीजन उनको कहते हैं जो 25 साल की उम्र के होते हैं और जो है टैक्स पे करते हैं अराउंड 3 डेज ऑफ लेबर्स वेज, यानी 3 दिन तक का जो लेबर का वेज होता है। क्या है, ओनली केवल मैन या वुमेन का अभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वुमेन को अभी भी अधिकार नहीं दिया है कि रेदर यू आर 25 years of age or you are paying taxes or not। it doesn't mean, simply the men who are above 25 years of age and paid taxes to at least 3 days of labor's wage, यानी 3 दिन जो लेबर की दिहाड़ी मजदूरी होती है, अगर आप उतना टैक्स पे कर रहे हो और 25 साल से ऊपर हो, देन यू आर एलिजिबल टू गिव वोट एंड यू विल कंसिडर्ड एज ए एक्टिव सिटीजन। The remaining men and all women were classed
एज पैसिव सिटीजन। वो पैसिव सिटीजन थे, इनको कोई अधिकार नहीं था टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली। ओके, तो इनको कोई अधिकार नहीं था कि जो है आप वोट दे सकते हो। अब जरा इनके प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। दिस इज लेजिस्लेचर। नो, पहले यहाँ देखते हैं एक्टिव सिटीजन कौन है, आपको मालूम चलेगा 28 मिलियन में से केवल 4 मिलियन ही थे जो एक्टिव सिटीजन थे। ठीक है, पैसिव सिटीजन, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थी। अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25। 3 मिलियन ऐसे लोग थे जो कि यहाँ भरे हुए थे। तो एक्टिव सिटीजन क्या करते हैं, डायरेक्टली वोट करते हैं 50,000 मैन को, जो कि कहलाते हैं इलेक्टर्स। दे आर कॉल्ड इलेक्टर्स। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है नेशनल असेंबली का, ऐसा नहीं है कि ये जो है डायरेक्टली इनको इलेक्ट कर रहे हैं। दे इलेक्ट फर्स्ट इलेक्टर्स अराउंड 50,000 मैन एंड दे अगेन इलेक्ट नेशनल असेंबली जिसमें 745 मेंबर्स होते हैं। ओके, ये कंसेप्ट समझ में आया। ये इनको वोट किए, फिर ये जो है इनको वोट किए। ये नेशनल असेंबली क्या करती है, डायरेक्टली कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, यानी किंग को डायरेक्ट कंट्रोल लगती है, बट स्टिल किंग हैज द वीटो पावर। अगर इसको लगता है कोई लॉ अच्छी नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट मार सकता है। इट हैज द पावर टू डू वीटो। ठीक है, नेशनल असेंबली कंट्रोल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को भी डायरेक्टली कंट्रोल करती है। बट अच्छी बात यह है कि जो जुडिशरी है बिल्कुल सेपरेट रखी गई है। जो डायरेक्टली इलेक्टेड सिटीजन जो वोट करके जजेस को इलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर रहते हैं और ये डायरेक्टली रोल प्ले करते हैं जुडिशरी में। किंग का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर आ गई होगी और आपको अच्छा लग रहा हो। तो अगर डाउट रेज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कैसे उसको हम लोग कट आउट कर सकते हैं। नाउ अब कुछ बात कर लेते हैं जो फ्रांस था उनकी कुछ डिजाइन्स को, पैम्पलेट्स को, उनके आइडियाज के थ्रू आगे चल रहे थे। नो, कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट। जैसे हमारे यहाँ होता है कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं कि बेसिक कुछ मूल अधिकार दिए गए होते हैं हर इंसान को। जैसे कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ, आपके पास जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है ना, यू कैन मूव फ्री एनीवेयर इन द होल कंट्री। आपको जैसे मूल सिद्ध अधिकार दिए गए हैं वैसे ही फ्रांस में भी कुछ फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करते हुए कुछ आइडिया वो बने थे, उनके पास कुछ अधिकार दिए गए। तो कौन कौन है देख लेते हैं। राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, राइट्स सच एज राइट ऑफ लाइफ। पहली बात तो आपको जिंदा रहने का अधिकार मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स। यानी कि दीज आर द नेचुरल राइट्स। ये जो है इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बाय बर्थ जो है सभी को मिलेगा, इधर यू आर बोर्न इन अ नोबिलिटी, क्लर्जी और इधर इन अ थर्ड स्टेट। ठीक है, तो इट इज ऑल द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। ये तो जो नेचुरल राइट्स थी सिटीजन का, इनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार स्टेट का होता है, जो कि वो उसके अंडर है। उनको ध्यान देना है कि किसी का भी ये वायलेट ना हो। ठीक है, ओके गाइस, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ गाइस, अब लोग डिस्कस करने वाला है कि जितने भी पॉलिटिकल सिंबल्स थे इनको जरा हम लोग समझ लेते हैं कि जो वो उनका रिप्रेजेंटेशन जो था वो कि उसका मतलब क्या था। जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ था वैसे वहाँ पर पैम्पलेट डिस्कस हुई थी, इसमें जो है जनरली कुछ सिंबल्स थे उसको बारे में डिस्कस किया गया है। उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है ब्रोकन चेन समझ लेते हैं। देखिए पहले ये पढ़ लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ मैन वुमेन इन 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। पहली बात तो वो पढ़ लिख नहीं सकते। आखिर सिंबल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि वो ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते तो उनको समझ में नहीं आता। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज। क्या यूज होते थे, प्रिंटेड वर्ड्स। ठीक है, तो द पेंटिंग ऑफ बाय ली बार्बियर uses Mesa symbols to convey the content of declaration of light. Let's try to read this symbol. Okay, ये तो सिंपल्स है, आप उसको पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन नाम कौन था, वो पेंटिंग बाय ली बार्बियर। इंपॉर्टेंट है, ली बार्बियर का नाम याद रख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि जो रीजन था ऐसा ही पूछ सकते हैं कि व्हाई द सिंबल्स वर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द डिक्लेरेशन ऑफ द लाइट्स। क्योंकि उस टाइम 18th सेंचुरी में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें समझ में नहीं आता था, तो सिंबल के थ्रू ही समझ पाते थे कि आखिर एक्चुअली में हो क्या रहा है। नाउ ब्रोकन चेन का मतलब ये होता है कि टू फ्री फ्रॉम, मतलब ब्रोकेज इन स्टेट फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, यानी कि आप फ्री हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। सो सिंपली इट वाज यूज्ड टू, जो स्लेव्स वगैरह थे उस जमाने में उनको दर्शाया गया है कि वो जो स्लेव्स उस टाइम पे थे वो आजाद हो गए हैं, दे आर नाउ फ्री। अ बंडल ऑफ रॉड एंड फेसेस, ये रॉड एंड फेसेस का मतलब होता है कि एक रॉड है इसमें वो लगी हुई है भाला और यहाँ पर रॉड्स माने हुए थे। यहाँ पे सिंपली ये यूनिटी इन स्ट्रेंथ को दिखाता है। एक सिंगल रॉड को अगर आप तोड़ने जाओगे तो आसानी से टूट जाएगा, अगर बंडल को तोड़ने जाओगे तो वो नहीं टूटने वाला है। तो क्या है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, इट क्लियरली सिंबलाइजेस। नाउ द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, आई विद इन लाइट। अब देखिए द ऑल सीइंग आई, जो आंख है वो देख रही है, इसका मतलब क्या है, ये एक नॉलेज है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड द रेस व्हिच आर कमिंग आउट विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। यानी जितनी भी बैड इन
परफेक्शन होने वाली है उसको हटाएगा, जितना भी इग्नोरेंस है जो अंदर अंदर लोगों के अंदर भरा हुआ वो उसको हटाएगा। ये देखिए सिंबॉलिक है, बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक है, जो रिप्रेजेंट करता है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में। इम्पोर्टेंट है कि इसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। सेप्टर, सेप्टर इट्स नॉट समथिंग एल्स, इट्स सिंपली अ सिंबल ऑफ रॉयल फायर। ठीक है, सेप्टर जहाँ तक समझ लीजिए रॉयल्टी को दर्शा रहा है, जिसके पास है उसके पास रॉयल पावर बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ अ स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग, स्नेक जो है अपनी ही पूंछ को काट रहा है, मतलब क्या है? सिंबल ऑफ एटर्निटी। व्हाट द एटर्निटी मींस, कि एटर्निटी मतलब जो कभी खत्म ही ना हो। जो हमारे रिवर्स हैं, सीस है, दे आर एटर्नल, दे कैन नेवर बी एंडेड और समथिंग। सीस तो कभी नहीं खत्म हो सकते, आई डोंट नो अबाउट द रिवर, वो हो सकते हैं, बट सीस आर समथिंग व्हिच कैन नॉट बी एंडेड। तो सिमिलरली रिंग here has neither beginning nor end। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, वो कभी शुरू ना उसकी स्टार्टिंग है ना उसकी एंडिंग है। इट इज अनलिमिटेड, इट इज अनलिमिटेड, वो अनंत ना अनंत तक है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए कुछ और है और दो तीन और बच्चे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ ये जो रेड कैप आप देख रहे हो, ये जो है अभी मैं आगे जैकमिन्स क्लब समझाने वाला हूँ, तब आपको रिलेट कर पाओगे ये आखिर ये रेड कैप का मतलब क्या है। दिस इज अ कैप worn बाय स्लेव, जो स्लेव पहनते हैं अपॉन बिकमिंग फ्री। अगर वो आजाद हो गए हैं तो रेड कैप पहन लेते हैं, दूसरे कोई देखेगा अच्छा हाँ ये तो पहले स्लेव था अब तो फ्री हो गया। सो सिंपली रेड फ्रीजियन कैप इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको भी। नाउ दीज आर द ब्लू व्हाइट रेड, ब्लू व्हाइट रेड जो आप देख रहे हो, दीज आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, नथिंग एल्स, इट्स द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। नाउ द रिंग वुमेन का मतलब होता है पर्सिफिकेशन ऑफ द लॉ, यानी जो लॉ है अब एक पर्सोनिफाइड हो गया है। इट इज नॉट लिमिटेड टू समवन, केवल एक मुट्ठी भर लोगों के तक लिमिटेड नहीं है। इट इज नाउ आइडियल फॉर ऑल द पीपल। द लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट क्या करती है? द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, यानी इक्वालिटी को दर्शाती है। जैसे लॉ टैबलेट में सारी चीजें लिखी है, मोनार्ची भी है, जुडिशरी भी है, आम सिटीजन सब एक ही उस पर रजिस्टर्ड है, यानी एवरीथिंग इज इक्वल बिफोर लॉ। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। इसको और देख लेते हैं और कुछ रिमेनिंग पार्ट है तो कंटिन्यू कर लेते हैं। नाउ दिस इज आवर चैनल नॉलेज हंटर, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको डोंट फॉरगेट टू लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए मेरा। और उसके बाद से ये जो है आगे वाले जो वीडियोस होने वाली है पार्ट 3 भी हम लेके आएंगे। बट आप जो है देखते हैं आपकी डिमांड कैसी रहती है। अब क्लास 10 के बच्चे अगर चाहते हैं कि हम हिस्ट्री की और क्लासेस लेके आएं, इवन हिस्ट्री नहीं, आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स जिसकी भी डिमांड करोगे हम जरूर लाएंगे। बट आई होप कुछ फालतू वाले डिमांड्स ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारी बात पहुंच सके, वैसा आप कुछ करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।